हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 11 का जो हमारा सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, नेशनलिज्म। इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शंस, चैप्टर 2 फ्रीडम, चैप्टर 3 इक्वालिटी, चैप्टर 4 सोशल जस्टिस, चैप्टर 5 राइट्स एंड चैप्टर 6 सिटीजनशिप, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो कि हमारा क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक की जो फर्स्ट बुक है वो भी कंप्लीट की जा चुकी है। आप वो भी कहाँ जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत का जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो भी कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें चैप्टर टोटल 11 चैप्टर है, यानी कि 11 चैप्टर है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। हमने उसको भी डिस्कस किया है, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसे ही हमारा क्लास 11 का सेकेंड बुक कंप्लीट होगा तब हम एम लक्ष्मीकांत का क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा 27 यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर सीरीज चल रहा है उसमें हमने एशियंट मिडिवल कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा मॉडर्न चल रहा है। इस संडे क्या होगा, हमारा मॉडर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी ना स्टार्ट करके सीधा पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, पॉलिटिकल की सीरीज चले, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एज अ टेस्ट की तरह भी हो जाएगा और एज अ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि हमारा नेशनलिज्म। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली देना। यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि आपको अपने देश के डिफेंस के लिए, यानी कि अपने देश वॉर के टाइम पे अपने देश को बचाने के लिए आपको बुलाया जाए, तो क्या आप लड़ने के लिए जाएंगे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, हाँ या ना। और ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा है ये आपको आगे पता चलेगा जब हम इसमें डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल मैंने आपसे आखिर क्यों पूछा। तो आज की चैप्टर में जो हमारा नेशनलिज्म है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद, उसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जो नेशन वर्ड है, यानी कि जो राष्ट्र शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। राष्ट्र और नेशनलिज्म के बारे में समझेंगे। फिर जो बिलीव्स है नेशंस के लिए, उसके बारे में समझेंगे, यानी कि राष्ट्र के विषय में जो मान्यता है उसके बारे में हम समझेंगे आज की वीडियो में। फिर हम समझेंगे कि जो डिफिकल्ट्स आती है नेशनलिज्म के रास्ते में, पाथ में, वो कौन कौन सी आती है उसके बारे में समझेंगे। कुछ लिमिटेशंस भी हमें देखने को मिलती है नेशनलिज्म में, वो भी डिस्कस करेंगे। और एक राष्ट्र आत्म निर्णय कैसे लेता है, यानी कि एक कंट्री के लिए, एक राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र होना चाहिए। फिर हम ये समझेंगे कि राष्ट्र आत्मनिर्भर और एक राष्ट्र अपना आत्मनिर्णय कैसे ले सकता है, यानी कि सेल्फ डिसीजन कैसे ले सकता है। फिर हम नेशनलिज्म और प्लुरलिज्म के बारे में बात करेंगे। नेशनलिज्म और प्लुरलिज्म मतलब राष्ट्रवाद और बहुराष्ट्र यानी कि बहुवाद के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम समझते हैं ओरिजिन्स ऑफ नेशन वर्ड, यानी कि नेशंस का उत्पत्ति, राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सबको पता है कि नेशन, राष्ट्र को इंग्लिश में कहा जाता है नेशन। क्या कहा जाता है? नेशन। नेशन एक इंग्लिश वर्ड है और इसकी जो ओरिजिन है, इसकी ओरिजिन कहां से हुआ है? लैटिन वर्ड से हुआ है। लैटिन वर्ड से किससे बना है ये हमारा? ये बना है हमारा नेशियो एंड नेटस। इन दो शब्द से मिलके बना है हमारा नेशन। इसका मतलब होता है, जिसका हिंदी में अगर हम अर्थ की बात करें, होता है, क्या होता है? जन्म या नस्ल। और क्या होता है? पैदा होना या पैदा हुआ। तो यहां से क्या है, हमारा जो ओरिजिन है किसका? नेशन, यानी कि जो राष्ट्र शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई। अब हम समझते हैं किसके बारे में, कि आखिर नेशंस यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है।
यदि आप किसी कॉमन पीपल से पूछेंगे कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आपकी नजर में राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, तो वो आपको कॉमन सा जवाब देगा कि जो अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए और अपने देश के लिए जान की जान का बलिदान देते वो क्या है, नेशनलिज्म, यानी कि वो राष्ट्रवाद है। जो राष्ट्रवाद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है राष्ट्र प्लस वाद। वाद का मतलब निकल के आता है विचार। क्या निकल के आता है, विचार। यानी कि राष्ट्र के लिए, यानी कि देश के लिए जो विचार है वो क्या निकल, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, राष्ट्रवाद। ये तो राष्ट्रवाद का एक मतलब हो गया। लेकिन आप यही चीज अगर किसी कॉमन पीपल से पूछोगे तो वो क्या कहेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए और अपने देश के लिए क्या करता है, जान बलिदान कर देता है, अपनी कुर्बानी देता है, तो ऐसी बातें क्या करने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, किसके लिए, राष्ट्रवाद के लिए। अगर फिर वो कहेंगे, जैसे कि अगर हम इसका एक प्रतीक यानी कि सिंबल के रूप में देखें, इसके रूप में देखें, तो हर साल जब हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं दिल्ली में, तो उसके परेड में हमें क्या है, इसका एक प्रतीक देखने को मिलेगा, किसका, तो राष्ट्रवाद का। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवाद यानी कि जो नेशनलिज्म है, दो सदियों में क्या है, दो सदियों के दौरान जो नेशनलिज्म है उसने क्या है, नेशनलिज्म एक ऐसे समारोह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर के आया है हमारे सामने, जिससे क्या है, इतिहास लिखने में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो किस तरीके से, जो नेशनलिज्म है वो क्या है, किस किस चीज में हेल्प करता है, या जो हमारे डिक्टेटर्स यानी कि जो अत्याचारी शासन है, किससे, अत्याचारी शासन, अत्याचारी शासन, दूसरा आजादी दिलाने में सहायक, आजादी दिलाने में सहायक, युद्ध का कारण, युद्ध का कारण। फिर वहीं पे बात करें किसके बारे में, तो इन सब के वजह से क्या है, इन दो सदियों में क्या है, तो जो नेशनलिज्म है वो क्या है, हमारा एक हिस्ट्री क्रिएट करने में क्या किया है, सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास लिखने में। फिर वहीं पे अगर बात करें तो जो राष्ट्रवाद है, यानी कि अगर हम बात करें राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्य के पतन का भी कारण बना है। यानी कि जितने भी जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उन सब का क्या करना, विघटन यानी कि उनके पतन करने का भी एक कारण क्या बना है, तो हमारा नेशनलिज्म बना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब हमारी कंट्री कॉलोनियल थी, यानी कि जब हमारी कंट्री ब्रिटिश के गुलाम में थी, और उसके तहत जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, तो ब्रिटिश ने इसको बहुत ही आसानी से दबा दिया था। और हमारा ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि हमने अपने देश में पूरी आबादी में, यानी कि जो हमारी जनसंख्या थी वहां तक हमने अपना राष्ट्रवाद ही नहीं फैला पाए थे। क्यों, क्योंकि सबका जो वॉर कर, जो अंग्रेजों का विरोध करने का जो कारण था वो क्या था, सबका अलग अलग था। लेकिन जैसे ही हमारा 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ, तब सबको ये महसूस हुआ कि हमारे राष्ट्र में एक ऐसी भाषा की कमी है जो कि जनताओं के बीच में अपने संदेश को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब 1857 में लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के अगेंस्ट में, तो सबका मकसद क्या था, अलग अलग था। सैनिक विद्रोही जो सेनाएं थी उन्होंने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि बंदूक की जो गोलियां है उसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। राजा इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे थे क्योंकि उनसे उनकी सत्ता यानी कि उनकी जो राजशाही है वो छीनी जा रही थी। तो सबका कारण क्या था, अलग अलग था। तो वहां पे क्या है, एक राष्ट्रवाद का अभाव होने की वजह से क्या है, हमारा 1857 का जो रिवॉल्ट था वो क्या हो गया, उसको अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से दबा दिया था। लेकिन 1947 के में क्या है, अंग्रेज हमारे जो आजादी की लड़ाई थी उसको दबाने में असमर्थ रहे। क्यों, क्योंकि पूरे देश में किसकी भावना फैल गई थी, राष्ट्रवाद की भावना फैल गई थी।
राष्ट्रवाद का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति वफादारी की जो भावना रहती है वो उसे हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र के प्रति अपनी, यानी कि देशभक्ति कह सकते हैं एक तरीके से हम नेशनलिज्म को। तो जैसे ही ये महसूस किया गया कि भाई हमारे देश में एक ऐसी भाषा का अभाव है जिसमें हम नेशनलिज्म, तो जिससे कि ये महसूस किया गया था कि एक ऐसे भाषा का अभाव है जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री में क्या नहीं कर पा रहे थे, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की भावना नहीं जगा पा रहे थे। तो जैसे ही देश में राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाया जाने लगा तो उसके बाद क्या, हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई और एक बड़ा सा साम्राज्य जो हमारी कंट्री के अंदर था, ब्रिटिश साम्राज्य, उसका पतन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो क्या कर सकते, जो नेशनलिज्म है वो बड़े बड़े साम्राज्यों का भी क्या करता है, पतन का एक कारण था। वहीं पे अगर हम बात करें, इसी के साथ राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई छोटे छोटे रियासतों के एकीकरण के राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का भी क्या किया था, मार्ग दिखाया था। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीयवाद है वो क्या करता है, तो एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करने में भी क्या करता है, काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर हम इसके डिफिनेशंस की बात करें तो जो हमारा नेशनलिज्म है वो क्या है, एक राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के प्रति वफादारी, भक्ति, निष्ठा पर क्या करता है, जोर देता है और मानता है कि ऐसे दायित्व अन्य व्यक्तियों या समूहों के हितों से अधिक है। तो उसे हम कह सकते हैं कि ये है हमारा नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। अब बात करते हैं हम किस बारे में, नेशन एंड नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र और राज्य, और यानी कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में। यानी कि अगर हम नेशंस की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो राष्ट्र में यानी कि राष्ट्र के एक सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों को सीधे तौर पर ना ही जानते हैं, ना जान पाते और ना ही हम उनसे किसी भी तरीके का हेरिटेज रिलेशंस निभाते हैं, हेरिटेरी रिलेशंस निभाते हैं। लेकिन फिर भी सबका जो, अगर हम बात करते हैं, फिर भी राष्ट्र को क्या करते हैं, हम मजबूत करते हैं, लोग उनमें रहते हैं और उनमें उनका अपना सम्मान करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक कंट्री के आदमी के अंदर एक फीलिंग रहती है अपने देश के प्रति, यानी कि अपने देश के प्रति एक सकारात्मक, यानी कि क्या रहती है, पॉजिटिव फीलिंग रहती है, पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि भाई अगर देश पे कोई खतरा आएगा तो हम सब मिल करके उसको क्या करेंगे, उसका सामना करेंगे। तो वही चीज क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, जो राष्ट्र है, राष्ट्र में हम ना एक दूसरे को ढंग से पहचानते हैं डायरेक्टली तौर पे, ना ही हमारा उसके साथ कोई हेडचरी रिलेशन रहता है, लेकिन फिर भी हम उसका सम्मान करते हैं और उसमें हम रहते हैं, वो हमारा होता है राष्ट्र। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रवाद के बारे में समझा, नेशनलिज्म के बारे में, तो राष्ट्र आम यानी कि मोटे तौर पर क्या है, एक काल्पनिक समुदाय यानी कि एक इमेजिनरी कम्युनिटी है जिसमें सेम फीलिंग्स के लोग रहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे सेम फीलिंग के लोग रहते हैं, तो जैसे कि इच्छाओं, कल्पनाओं और विश्वास आदि के द्वारा एक साथ में वो क्या रहते हैं, संबंध में रहते हैं, और कुछ मान्यताओं पर आधारित जो लोग पूरे समुदाय के बारे में मानते हैं, जिनके साथ वे अपनी पहचान रखते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये सवाल पूछा था कि यदि आपसे पूछा जाए कि आप मुझे ये बताइए कि अपनी कंट्री के डिफेंस में यदि आपको बुलाया जाता है तो क्या आप जाएंगे, तो इससे रिलेटेड एक सर्वे हुआ था, यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था जिसका नाम है गॉल अप पोल। उसने ये सर्वे किया था कि किस कंट्री में, लोगों से, पब्लिक से पूछा था हर कंट्री में कि आप मुझे ये बताइए कि जब पब्लिक के देश आपसे अपनी डिफेंस के लिए बुलाया जाएगा, अपनी वॉर के टाइम पे अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया गया, तो आप लोग जाएंगे। तो जिसमें से यूएसए की जो पब्लिक थी उनमें से 44% लोगों ने कहा था कि जी बिल्कुल हम अपनी कंट्री के डिफेंस में, अपनी कंट्री की सुरक्षा में जाएंगे। फिर वहीं पे अगर हम जापान के लोगों से पूछा गया था तो जापान में मात्र 11% लोगों ने कहा था कि जी बिल्कुल हम अपने कंट्री के डिफेंस में जाएंगे। चाइना में जब सर्वे किया गया था तो चाइना में कितने 71% लोग सामने निकल के आए थे कि जी बिल्कुल हम हमारी कंट्री पे यदि कोई आक्रमण करता है, वॉर का टाइम आता है, तो उसमें से 70% वन लोग ऐसे थे जो अपनी कंट्री के डिफेंस में जाएंगे। फिर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में
89% लोगों ने कही थी कि जी बिल्कुल, अगर हम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम अपने नेशंस की डिफेंस में जाएंगे। अपनी कंट्री की बात करें तो उसमें 75% लोगों के द्वारा ये बात कही गई थी कि जी यदि कोई भारत पर आक्रमण करेगा तो हम अपनी कंट्री के डिफेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हर एक लोगों के मन में क्या है, एक सेम फीलिंग है अपनी कंट्री को लेकर के डिफेंस से रिलेटेड, जिससे हमने कभी ना तो मिला है ना कभी कोई हमसे हमारों से रिलेशन है। तो ऐसी भावना, सेम भावना सबके मन में होना, ऐसी कम्युनिटी के अंदर, ऐसी कम्युनिटी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। सीधा सीधी आप समझिए कि नेशनलिज्म का एक तरीके का मतलब निकल के आता है देश के प्रति अपनी वफादारी या देशभक्ति। अब हम समझते हैं किसके बारे में, कुछ बिलीव्स हैं नेशंस के लिए यानी कि राष्ट्र के लिए क्या है, कुछ विशेष जैसे मान्यता है, हम उसके बारे में समझते हैं। तो उसमें हमें चार मान्यताएं देखने को मिलते हैं। पहला है साझा विश्वास यानी कि शेयर्ड बिलीव्स, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है लैंड एरिया, और फोर्थ है हमारा ट्रू पॉलिटिकल विजन, और एक और है पांचवा हमारा क्या है, शेयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अगर हम सबसे पहले शेयर बिलीफ्स यानी कि साझा विश्वास की बात करें, तो एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब उसके सदस्य को यह विश्वास हो कि वह एक दूसरे के क्या है, साथ है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा क्या निकल के आता है, एक बिलीव निकल के आता है, शेयर बिलीव, जिसे हम कहते हैं साझा विश्वास। फिर वहीं पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानता है और उनके भीतर अस्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की जैसे कि अस्थायी पहचान की भावना की बात करें तो देश के अंदर जो भी हमारी हिस्टोरिकल चीजें, जैसे कि हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो हमारा लिखा हुआ अभिलेख है, या जो भी इमारतें हैं, तो इन सब के तहत क्या करते हैं हम, इन सब के जरिए राष्ट्र के इतिहास के बारे में क्या करते हैं, इसको बोध करते हैं, यानी कि बोध की रचना करते हैं, और वो हमारा आता है हिस्ट्री बिलीफ्स के अंदर। अब बात करते हैं किसके बारे में, लैंड एरिया यानी कि जिसे हम कहते हैं भू क्षेत्रफल। यानी कि भू क्षेत्रफल से आप ये समझिए कि किसी भी धरती पे यानी कि किसी भी भू क्षेत्र पर काफी हद तक एक साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतिथि स्वीकृति जनसाधारण को सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है। जैसे कोई, जिसे कोई मातृभूमि कहता है, जिसे कोई पितृभूमि कहता है, या कोई इसे पवित्र भूमि कहता है। तो इस तरीके से भी क्या है, एक नेशनलिज्म पे हमें क्या देखने को मिलता है, बिलीव्स देखने को मिलता है, राष्ट्र पे विश्वास देखने को मिलता है, राष्ट्र की मान्यताएं देखने। अब बात करते हैं ट्रू पॉलिटिकल विजन यानी कि साझे राजनीतिक विश्वास के बारे में। जब राष्ट्र के सदस्य की इस विश्वास पर हो कि साझी दृष्टि से क्या है, वो राज्य को कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई, हमारे जितने भी जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत का एक खुद का संविधान होगा और भारत एक क्या बनेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। तो ये किस पे आता है, एक ट्रू पॉलिटिकल विजन पे आता है कि वो अपने देश का निर्माण कैसे कराना चाहते हैं, या वो अपने देश देश को किस यानी कि किस तरीके से, यानी कि अपना राज वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रसिया, यूएसए, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया, इन सब में क्या, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन सब में क्या डिक्टेटरशिप है, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और एक ही शासक है। यूएसए, इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री की बात करें, तो वहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक को अडॉप्ट किया गया कि भाई डेमोक्रेटिक बढ़िया है और यही हमारे देश में गवर्नमेंट को चुनेगा। तो कौन राज्य यानी कि अपना राज्य वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं, वो किसके तहत आता है, ट्रू पॉलिटिकल विजन्स के अंदर आता है, कह सकते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं ट्रू पॉलिटिकल विजन कि हमें हमारा राष्ट्र कैसा चाहिए, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष हो, कि भाई हमें अपना राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष बनाना है, लोकतांत्रिक बनाना है, या अगर हम बात करते हैं किस तरीके से उदारवादी बनाना है। तो जब ये डिसाइड किया जाता है कि हमें अपना राज्य कैसा बनाना है, तो वो किसके अंदर आता है, ट्रू पॉलिटिकल विजन्स के अंदर आता है। जैसे हमने डेमोक्रेटिक अडॉप्ट किया और कहा कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर होगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष होगा। यानी कि हमारा जब संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा तो हमारा देश भी क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि देश में सबसे पहले संविधान होगा।
संविधान को सबसे ऊपर माना जाएगा, ना कि किसी भी धर्म और रिलीजन को। यानी कि हम अपने राज्य को कैसा बनाना चाह रहे हैं, एक लोकतांत्रिक और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे किसके तहत था, तो ये हमारा ट्रू पॉलिटिकल विजन। अब बात करते हैं शेयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में। यानी कि व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा, जातीय वंश परंपरा जैसे सांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता होती है। ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं साझा हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी भी खास जाति, धर्म, जेंडर या लैंग्वेज की बात करें तो इन सबको क्या है, विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशंस को पहले महत्व दिया जाता है। तो इसमें क्या है, अगर हम व्हाट्सएप में लोकतंत्र में किसी भी खास नस्ल, धर्म, भाषा से संबंधित की जगह एक मूल्य समूह के प्रति क्या करते हैं, निष्ठा की आवश्यकता होती है। तो यह हमारा किस में आता है, शेयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तहत आता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, क्या डिफिकल्ट्स आती है नेशनलिज्म में, यानी कि राष्ट्रवाद के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला देखने को मिलता है हमारा कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, जातीयवाद। क्योंकि अक्सर हमें अपनी सोसाइटी में जो डिविजन्स देखने को मिलता है वो किसकी बेस पे देखने को मिलता है, कास्ट सिस्टम पे, यानी कि कास्ट, यानी कि हम बात करते हैं जातीय विवाद पे ही सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और एक ये सबसे बड़ा चुनौती है किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए। फिर वहीं पे बात करते हैं किस बारे में, क्षेत्रवाद। इसके बारे में क्षेत्रवाद, यानी कि भाई हर एक क्षेत्र के, यानी कि क्षेत्रवाद में आपका आ जाता है जो भी हमारी स्टेट, कंट्री के अंदर जो भी स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है उनके बीच में क्या आना, मटाव आना। जैसे कि हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि भाई महाराष्ट्र और क्या कर्नाटका के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। वहीं पे फिर अगर हम बात करते हैं किस बारे में, हरियाणा और पंजाब के बारे में, तो रिवर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ यहाँ पे डिफिकल्टीज आती है किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए। फिर बात करते हैं हम किस बारे में, भाषाई आधार पर, यानी कि भाषावाद। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। लेकिन वही चीज साउथ के लोग इसको क्या करते हैं, खारिज करते हैं और इसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक डिफिकल्टीज, एक चैलेंज देखने को मिलता है हमें किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए। फिर बात करते हैं अगला जो चैलेंज है वो क्या है, नस्लवाद। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है किसका, एक सबसे बड़ा डिफिकल्टीज निकल के आता है किसके लिए, नेशनलिज्म। अब बात करते हैं जो हमारा नेशनलिज्म है उसके कुछ सीमाएं हैं, यानी कि राष्ट्रवाद के कुछ दायरे, यानी कि कुछ सीमाएं हैं। अब उसकी जैसे बात करते हैं किस कौन कौन सी सीमाएं इसमें हमें देखने को मिलती है। तो इसमें 11th क्लास बुक के अकॉर्डिंग क्या है, 5 सीमाई के बारे में बात रखी गई है। पहला आता है जैसे कि क्षेत्रवाद की बात करते हैं, तो क्षेत्रवाद किस में भी आता है, तो डिफिकल्टीज में भी है और हमारा ये लिमिटेशंस में भी निकल करके आता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है, कॉमन पॉइंट हो जाता है, कॉमन। फिर बात करते हैं जैसे डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यू, यानी कि नैतिक मूल्यों का पतन होना। यानी कि जहाँ पे नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है वहां पे क्या लग जाता है, एक नेशनलिज्म में क्या आ जाता है, लिमिटेशंस आ जाती है। फिर वही बात करते हैं धार्मिक विविधता। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कंट्री जो है एक क्या है, डाइवर्स कंट्री, यानी कि हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट, अलग अलग भाषा बोलने वाले क्या है, तो लोग रहते हैं। फिर वहीं पे आ जाता है एक आर्थिक असमानता, यानी कि आर्थिक विषमता जो होती है, फिर भाषाई विषमता है। ये सब क्या है, ये सब कुछ लिमिटेशंस है हमारे नेशनलिज्म्स के। अब हम समझने की कोशिश करते हैं किसको, तो आखिर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय कैसे लेता है। किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि वो अपना निर्णय खुद से ले। यानी कि जब हमारी कंट्री गुलाम थी 1947 से पहले, तो हमारी कंट्री में क्या पॉलिसी आएगी, किस तरीके की पॉलिसी बनाई जाएगी, ये सब डिसीजंस कौन लेते थे, ब्रिटिश लोग लेते थे। कौन लेते थे, ब्रिटिश लोग लेते थे। क्यों, क्योंकि हम उनके क्या थे, तो कॉलोनियल थे। आजादी का मतलब ये भी होता है कि भाई आप अपने निर्णय के लिए, यानी कि डिसीजन देने के लिए क्या हो,
यानी कि आप निर्णय लेने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, कि यदि आपका जो पॉलिसी है आप जिसके साथ रहना चाहो वो रह सकते हो, जैसे ही आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध अपनाना हो यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन जिसके साथ जैसा रखना हो, जो भी आपकी पॉलिसी हो आप उसके लिए क्या हो, स्वतंत्र होने चाहिए। जैसे कि जब यूक्रेन और जो हमारा रसिया का वॉर चल रहा है तो उसमें वेस्टर्न कंट्री के द्वारा हम पे काफी ज्यादा फोर्स किया गया था कि हम रसिया से डिस्काउंट पर तेल ना खरीदे, लेकिन हमारी क्या है, एक इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी जिसके तहत हमने कहा था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी किसके हित में, यानी कि हम अपने पब्लिक के वेलफेयर को देखते हुए हम करेंगे, और हमें नीड है किसकी, पेट्रोल, यानी कि हमें क्या है, नीड है फ्यूल्स की, इसीलिए हमें रसिया से तेल खरीदना और हम खरीदेंगे। तो यहाँ से क्या निकल गया है कि हमारा देश आज के टाइम पे स्वतंत्र है किसके लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत जो चाहे वैसी नीतियां बना सकता है, जिसके साथ चाहे उसके साथ अपने संबंध को विकसित डेवलप कर सकता है। तो हर एक राष्ट्र के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो जो निर्णय ले वो खुद से ले, यानी कि वो उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी देश या बाहरी ताकतों का उस पर हस्तक्षेप हो, यानी कि उसमें पार्टिसिपेशन हो। यानी कि फिर बात करें कि सामाजिक समूह से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने के लिए क्या हो, अधिकतर अधिकार चाहते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जितने भी जो इंडिपेंडेंस नेशन है, यानी कि जितने भी जो आजाद देश है, उन सब की एक मांग है कि भाई उनके पास भी ये राइट्स होना चाहिए कि वो अपना इंडिपेंडेंस, सॉरी, अपना डेवलपमेंट वो खुद कर सके, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे। जैसे कि अभी हमने बात की थी अपनी कंट्री की, हमें भाई पेट्रोल और फ्यूल की जरूरत थी, इसलिए हमने क्या किया, पब्लिक के वेलफेयर के लिए रसिया से क्या खरीदा, फ्यूल डिस्काउंट पे खरीदा, और हमें वेस्टर्न कंट्री ये नहीं बताएगा कि हमें किससे तेल खरीदना चाहिए या किससे तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो इस चीज में हम क्या है भाई, स्वतंत्र है, हम एक इंडिपेंडेंस कंट्री है, यानी कि हम एक सॉवरेन के साथ साथ एक इंडिपेंडेंस कंट्री है, और हमें हमारे पास अधिकार है अपना डिसीजन स्वयं लेने का। जब कोई देश अपना अधिक, यानी कि जब कोई देश स्वयं अपना डिसीजंस खुद लेता है, तब मानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंस कंट्री, पूरी तरीके से हम मानते हैं वो एक इंडिपेंडेंस कंट्री है। एक एग्जांपल से और समझिए कि हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान रसिया से तेल खरीदना चाहता था डिस्काउंट लेवल पे, तो उस पर वेस्टर्न कंट्री का सबसे ज्यादा दबाव पड़ने लगा, और पाकिस्तान को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा कि वो अब रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। तो इसमें इमरान खान की एक स्पीच भी काफी ज्यादा क्या हुई थी, वायरल हुई थी, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, एक आजाद है, यानी कि एक इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी है, उस पर कोई भी कंट्री क्या नहीं कर सकती है, दबाव नहीं डाल सकती है। तो हर एक राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना निर्णय खुद ले। फिर बात करते हैं इस अधिकार की, यानी कि खुद का डिसीजंस लेने के लिए राष्ट्र क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपने अधिकार की मांग करता है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जैसे बात करते हैं हम यूएनओ की, आज भी भारत क्या कहता है, यूएनए में जाके कहता है कि यूएनए में भारत की एक परमानेंट सीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत हर वो शर्त को पूरा करता है जो कि यूएनओ में एक परमानेंट सीट होने की जरूरत है, जैसे कि एक सबसे बड़ी आबादी वाला देश होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, और एक सर्कुलर कंट्री होना चाहिए। ये सारी कैटेगरिया हम लोग फुलफिल करते हैं, इसलिए हमें भी क्या होना चाहिए, एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूएनओ में, जिसमें से 4 कंट्री सपोर्ट करते हैं, लेकिन 5वीं कंट्री क्या कर देती है, वीटो कर देती है, और वो कोई नहीं है, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो है चाइना। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, हर एक राष्ट्र क्या करता है, अपने समुदाय की मांग करता है, यानी कि अपने अधिकार खुद का डिसीजन लेने के लिए वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या करता है, फिर मांग करना शुरू करता है, यानी कि वो मांग करता है। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, यानी कि 19वीं सदी में यूरोप में एक सांस्कृतिक एक राज्य की मान्यता पर क्या किया गया था, तो जोड़ दिया गया था। इसके बारे में एक, मतलब एक संस्कृति और एक राज्य, कहा था कि भाई यूरोप में एक ही संस्कृति होगी और एक ही राष्ट्र होगा, इस विचार था, यानी कि इस बात पे क्या किया था, सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, और इसके फलस्वरूप में हमें क्या देखने को मिला था, एक वायसराय की संधि देखने को मिली थी, वायसराय की संधि।
देखने को मिला था। फिर इसके बाद क्या, छोटे छोटे एवं जो नव स्वतंत्र राज्य था उनका भी गठन हुआ। इसके कारण राज्य की सीमाएं में भी क्या आने लगी, परिवर्तन, यानी कि जो हमारी जो स्टेट की जो बाउंड्रीज थी वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी, और बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन थे वो क्या होने लगे, विस्थापन होने लगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उनका होने लगा था, और कई लोग सांप्रदायिक हिंसा का भी शिकार बने थे। इसलिए यह निश्चय करना मुमकिन नहीं हो पाया है कि नवनिर्मित राज्य में मात्र एक ही जाति के लोग रहे, क्योंकि वहां से एक से ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी अपनी कंट्री के बारे में, आज भी हमारी कंट्री क्या है, एक 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी का एक यूनाइट कंट्री है। जबकि क्या है हमारी कंट्री में, क्या है, एक हमारी कंट्री क्या है, एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उस टाइम वेस्टर्न कंट्री ने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत कुछ कुछ ही सालों में क्या होगा, अलग अलग राज्यों में, टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन आज आजादी के 76 साल ईयर कंप्लीट होने के बाद भी क्या है, हम एक यूनाइट कंट्री के रूप में दुनिया के सामने और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए रखा। अगर हम बात करते हैं आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्रीय राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की थी, किंतु अब वे अपने भू क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय लेने के अधिकार के लिए क्या करते हैं, मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूह का खंडन कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम समझते हैं हाउ टू डील विथ सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, यानी कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटे, इस बारे में समझ। अगर हम बात करें समाधान नए राज्य के गठन में नहीं, बल्कि वर्तमान राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक करना, यानी कि अगर आप मतलब ये समझ, यानी कि आपको ज्यादा आत्मनिर्णय आंदोलन को निपटना है तो उसमें आप सब और क्या कीजिए, ग्राउंड लेवल तक आप डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, यानी कि लोकतांत्रिक और समान, यानी कि बात करते हैं समानता मूलक बनाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने क्या किया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या किया, गांव लेवल तक हमने डेमोक्रेसी को पहुंचाया, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के रूप में, ताकि विकास जो है वो, डेवलपमेंट जो वो कहाँ से हो सके, ग्राउंड लेवल से भी हो सके। क्योंकि महात्मा गांधी का एक कोटेशन था कि भारत का अगर विकास करना है, इंडिया को डेवलप करना है, तो आप इंडिया, भारत के गांव का विकास कर दीजिए, इंडिया खुद ही डेवलप हो जाएगा। तो आज भी हम देखने को मिलते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ है एनजीओ है जो क्या करता है, एक अलग नेशंस की मांग करता है। तो इसके लिए एक अलग नेशंस बनाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि भाई आप वहां तक डेमोक्रेसी को पहुंचाइए, और जो यानी कि फिर बात करते हैं समानता मूलक है उसको बनाने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो आत्मनिर्णय लेने के आंदोलन से हम क्या कर सकते हैं, तो निपट सकते हैं। और बात करते हैं कि भाई आत्म, यानी कि यह आंदोलन होने के कारण क्या है कि जितनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी होती है, फिर उतनी ज्यादा हमें ऐसे आंदोलन देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं विभिन्न संस्कृति और नस्ल पहचानों के लोग देश में समान नागरिकता तथा मित्र की तरह अस्तित्व में पूरक रह सके, यानी कि यहाँ पे ये समझिए कि यदि हर एक व्यक्ति को क्या हो, समान नागरिकता और मित्रों की तरह अस्तित्व में हम उसको क्या कह सकते हैं, रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा मूवमेंट चलाया जाता है आत्मनिर्णय आंदोलन से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो रोक सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, नेशनलिज्म एंड प्लुरलिज्म, राष्ट्रवाद और बहुलवाद। यहाँ पे ये बहुल मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक विचार, ये हो गया आपका बहुल, और विचार का मतलब हो गया आपका, वाद मतलब हो गया। अब हम इसके बारे में सुन, यदि हम राष्ट्र तथा बहुराष्ट्र के बारे में बात करें तो एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद क्या है, लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप में अल्पसंख्यकों समुदायों की पहचान को स्वीकार करने के लिए उन्हें क्या किया, रिजर्वेशन, यानी कि उनके प्रोटेक्शंस के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशंस
दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी कंट्री को समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या है, रिजर्वेशन दिया गया है कितना, तो 27%। क्यों, क्योंकि ताकि हम उसको क्या कर सके, उसको सुरक्षित रख सके, उनकी सुरक्षा कर सके। तो जैसे भारतीय संविधान में क्या है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सबको एक समान समझने के लिए क्या है, हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना कि भाई सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ना कि कोई भाषा, ना कि कोई, ना भाषा होगा, ना धर्म होगा, ना रिलीजन होगा, ना कास्ट होगा। जो सुप्रीम होगा वो होगा हमारा संविधान होगा, और सबको एक समान दर्जा दिया जाएगा। फिर यही बात करें कि यदि अल्पसंख्यक समूह को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद भी क्या है, कुछ समूह है क्या है, पृथक राज्य की वो क्या करते हैं, मांग पर अड़े हुए हैं। यानी कि हमने इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे दी भाई, आरक्षण दे दिया, फिर हमने एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कर दिया, तो उसके सबको एक समान अधिकार दे दिया। उसके बाद भी क्या है, कुछ लोगों की मांग होती है कि भाई उनको एक नया राष्ट्र चाहिए, यानी कि एक उनको नया देश चाहिए। ऐसा हो सकता है। यह अगर हम बात करते हैं, ये जो विरोधाभासी है, तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हो, वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं क्या हो, विभिन्न अंगों, विभिन्न वर्गों में और समुदायों को प्रेरित कर रही हो। इसके समाधान के लिए क्या है, संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता और दक्षता का परिचय देना होगा, और साथ ही सहानुभूति, यानी कि साथ ही सहन, और साथ ही अहिंसुता और जातीय स्वरूप के साथ क्या है, कठोरता के साथ उन्हें पेश आना होगा। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा राष्ट्र और बहुराष्ट्र है, तो इस तरीके से हम को फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो नेशनलिज्म का मतलब तो राष्ट्रवाद निकल के आएगा, बहु का मतलब होता है एक से और अधिक विचार का होना। तो यहाँ पे वही बताने की इसका जो समाधान है, यानी कि जो प्लुरलिज्म है, इसका जो एक समाधान है, समाधान के लिए क्या है, संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ क्या है, उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा, और साथ ही क्या है, साथ ही जो एक जातीय स्वरूप के साथ क्या कठोरता से पेश आना होगा, तब जाकर हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। क्यों, क्योंकि नेशनलिज्म के तहत हमने इतने भी जो हमारे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश का निर्माण किया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने आरक्षण दिया। लेकिन उसके बाद भी क्या है, बहुराष्ट्र की जो मांग होती है वो क्या होती है, बढ़ती हुई रहती है, यानी कि वो आगे भी वो डिमांड करते हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशंस बताया गया, एक सजेशंस यही दिया गया था कि इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, जो विभिन्न वर्ग, यानी कि सेम वर्जन्स की जो कंट्री है, वो एक साथ उदारता और दक्षता का वो परिचय उन्हें क्या होगा, तो देना होगा, और साथ ही क्या है, एक जातीय स्वरूप के साथ कठोरता का से व्यवहार करना होगा, तब जाकर के हम इसको रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने नेशनलिज्म को समझने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब हम अपना चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सर्कुलेज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, यूपीएससी की जितने भी जो स्टैंडर्ड बुक है, आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।